देश में लोकसभा का चुनावी संग्राम अब बेहद दिलचस्प होने लगा है। टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं महेश और हमारे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड लीडर माने जाने वाले जयप्रकाश। जयप्रकाश को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है हिसार लोकसभा सीट से और जेपी को उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ये सीट बेहद दिलचस्प हो चुकी है। चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प हिसार लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा और खुद जेपी इस वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, टोटल न्यूज के सबसे खास कार्यक्रम महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जेपी साहब, मुझे ये बताइए कि देश में शोर बहुत ज्यादा इस वक्त मचा हुआ है। अब की बार 400 पार, और जिक्र मैं हरियाणा का करूं तो हरियाणा को लेकर भी ये बार बार एक ही बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 10 की 10 वो जीतने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। इन्होंने तो ये भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हर घर में हर खाते में 15-15 लाख रुपए भिजाऊंगा, 2022 तक किसान की आय डबल कर दूंगा, 2 करोड़ बच्चों को हर साल रोजगार दूंगा। दिया क्या कुछ? 2019 में मनोहर लाल जी ने कहा था 75 पार, सीट आई बड़ी मुश्किल से 40। अब मोदी जी डर के मारे, अब मैंने देख लिया, ये भयभीत होकर के इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी को भय हो गया है, डर हो गया है कि अब की बार 200 पार भी नहीं हो पाएंगी, इसलिए 400 का नारा दे दो ताकि लोग भ्रमित हो जाएं। अब इनकी बातों से कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी 200 आ जाए और हरियाणा प्रदेश में 1 सीट ले ले तो मैं मान जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता से अगर हम बात करते हैं चुनावी घमासान को लेकर, तो एक ही बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी को निपटाने के लिए कांग्रेस से खुद ही काफी। नहीं, आपकी बार ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बार टिकटें प्योर मेरिट पे दी गई हैं। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश है। मैं अभी बाजार में से आया हूँ, अनाज मंडी में से आया हूँ। इतनी खुशी है लोगों में कि जयप्रकाश पहली बार बहुत समय के बाद कांग्रेस ने मेरिट पे टिकट दी है। अब की बार हम आप लोगों को भारी वोट से जिताएंगे। अंदर का तूफान हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो या फिर हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो। अंदर का जो तूफान था वो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक बना रहा। ये अंदर का तूफान इस बार किस तरीके से थामने में आप लोग कामयाब हुए? देखो, हम नहीं कामयाब हुए, हरियाणा प्रदेश के नेतृत्व ने, पीसीसी प्रेसिडेंट सीएलपी लीडर हुड्डा साहब ने एक ही बात कही कि भाई क्राइटेरिया रखो, विनेबिलिटी, जो जिताओ वो उसको टिकट दो। और खड़गे साहब ने, माननीय राहुल गांधी जी ने उस बात को मान लिया। और जब ये सारा सर्वे होकर के रिजल्ट आया, इसलिए बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे इनके पास कैंडिडेट नहीं है। ऐसे रद्दी कैंडिडेट तो नहीं हमारे पास जैसे बीजेपी के पास है। हमारे ऐसे बढ़िया कैंडिडेट आए कि रात को ना मनोहर लाल जी को नींद आती, ना भारत के प्रधानमंत्री जी को नींद आती। अब ये कैंडिडेट बढ़िया कितने हैं ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल आप अपने उम्मीदवारों को बेहतरीन कह सकते हैं, लेकिन जो लगातार एक बात हरियाणा की सरकार की तरफ से कही जा रही है कि डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन भी ऐसा, ऊपर मोदी और नीचे पहले खट्टर था और अब नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी का तो बेचारा का कुछ छोड़े ही नहीं। मनोहर लाल खट्टर जी उसका तो पीछे नहीं छोड़ते, वो तो कुछ है ही नहीं, रबड़ स्टैम्प भी नहीं है। आप देखिए, देश की आज़ादी के बाद, हरियाणा बनने के बाद पहली बार एक्स चीफ मिनिस्टर के पत्थर लगे हैं, स्टैचू लगे। उनका क्या लेना देना पत्थरों के ऊपर? जो शिलान्यास हो या उद्घाटन हो उस पर आज भी मनोहर लाल जी के लगते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जुल्म कर दिया। ओबीसी को जिस तरीके से दबाने का प्रयास इस सरकार ने किया, मैंने पहले आज तक ऐसा नहीं देखा। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी की टिकट काट दी गई और उसके बाद किरण चौधरी का ये कहना कि वो कांग्रेस पार्टी के हर फैसले को अपने सर आंखों पर रखती हैं। सबसे ज़्यादा वो कांग्रेस पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। अब उसके साथ ही एक बयान वो और दे रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितनी मेहनत राव दान सिंह ने उनके चुनाव के लिए यानी श्रुति चौधरी के चुनाव के लिए की थी, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत वो राव दान सिंह के लिए करेंगे। अब ये क्या निपटाने वाला भाव मान लिया जाए या यकीनन कोई मदद मिलने वाली है? नहीं, मदद मिलेगी, मदद मिलेगी और पक्की मदद करेगी, 100% करेंगे। पहले हो जाती थी गड़बड़, अब की बार तो पार्टी ने फैसला कर दिया है
कार्यकर्ताओं ने फैसला कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और हर नेता टिकट मिली ना मिली वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कराएगा। ये हरियाणा की चुनावी जमीन को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं। राम मंदिर जब बना था तो उसके बाद हमें लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने की हिम्मत शायद ही दिखा पाए, लेकिन अब कुछ बदला सा माहौल नजर आता है। अब असलियत सामने आ गई। राम हमारा भी है, राम इनका अकेलों का नहीं है, बल्कि राम जी इनसे नाराज हो गए। राम जी का धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करना बहुत बुरी बात है और इसलिए उनका विरोध शुरू हुआ है। ये तो कहते हैं ना कि ढके डोर स्वाम नहीं, ढके हुए थे अब खुल गए। अब भारतीय जनता पार्टी को की असलियत जनता के सामने आ गई कि इन्होंने झूठ और फरेब पर आधारित राजनीति की थी। अब लोग इनकी बात को मानने वाले नहीं है। चौटाला 1, चौटाला 2 और चौटाला 3। 1, 2 और 3 से मेरा मतलब आप समझ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रणजीत चौटाला, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार नैना चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार सुनैना चौटाला। 3 चौटालास के बीच आप फंस चुके हैं। मैं कहाँ फंस रहा हूँ, वही आपस में फंस गए। मेरा क्या लेना देना। हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से है, किसी परिवार से नहीं है। परिवार की लड़ाई उनके परिवार में है और लोग समझते भी हैं कि इनकी लड़ाई को पॉलिटिकल नहीं है, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रही है। जेपी के लिए अब सबसे मुश्किल सवाल सामने आने वाला है। क्यों ऐसा होता है कि आपके जो विरोधी हैं वो हमेशा एक ही बात को बार बार जेपी के चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही दोहराने लगते हैं कि जेपी थापी मार? भाई ये एक बताओ ना, इन बीजेपी वाले मंत्रियों की तरह को मुझे कह सकता कि जेपी भ्रष्ट है, ना मुझे इन चरित्रहीन लोगों की तरह कोई ये कह सकता कि जेपी चरित्रहीन है, ना मुझे कोई ये कह सकता कि जेपी ने जब भी राज में पक्ष विपक्ष में रहा है जनता के जयप्रकाश के बीच में खाई रही है, ना ही कोई ये कह सकता। रणजीत सिंह मंत्री थे, ठीक है ना जी, और आदमपुर के बाई इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें करके गए। आदमपुर में किसी को कहते थे तेरा ट्यूबवेल का कनेक्शन लगवा दूंगा, किसी को कहते थे तेरी डाणी में कनेक्शन लगवा दूंगा, किसी कंपनी से तार पोल मंगवा करके खड़े तो कर दिए, आज तक किसी का कनेक्शन नहीं दिया। तो इसलिए लोग उनके खिलाफ हैं। धोखेबाज वो हैं, दगाबाज वो हैं, वायदा खिलाफ वो हैं, झूठ बोल करके वोट ले गए और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी जिक्र आपने आदमपुर का कर दिया है तो मैं भी आगे बात को बढ़ा ही लेता हूँ। ये कुलदीप बिश्नोई परिवार लगातार नाराजगी जाहिर करता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद गोल्फ लिंक निवास स्थान पर नायब सिंह सैनी का पहुंचना और उसके बाद यहाँ कुलदीप बिश्नोई का एक बयान सामने आना जिसमें वो कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें वो जितवाने जा रहे हैं। कैसे आप पूरे एपिसोड को देखते हैं और आदमपुर के वोटर्स के बीच इस बयान का, कुलदीप बिश्नोई की इस शुरुआती नाराजगी का क्या कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए बड़ा भारी पड़ने वाला है। हमारे यहाँ एक शिष्टाचार होता है। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे और 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में कृषि मंत्री भी रहे। आज वो इस धरती पर नहीं, स्वर्ग में है और इसमें कोई दो राय नहीं। आदमपुर के इलाके की जनता उनके कामों को कोई झुठला नहीं सकता, बिसरा नहीं सकता। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ, या तो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री में अहंकार है, घमंड है, या फिर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है कि जो आदमी स्वर्ग सिधार जाए उसके बाद उसके खिलाफ इस तरह का अर्गलन प्रचार करें। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं ये मान सकता हूं, हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई उनकी पार्टी का मामला है, कई बार पार्टी के अनुशासन में रहना आदमी ने पड़ता है, वो कुछ भी कहें, लेकिन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता और हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता उस स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के अपमान को नहीं भूलेगी। मैं नहीं मानता कि उनका कोई अनुयायी, उनका कोई साथी जो आज इस धरती पर है कि वो बीजेपी को वो वोट देगा। वोट तो आपने उचाना विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स से भी हासिल करना है। अब वीरेंद्र सिंह की नाराजगी और ब्रजेंद्र सिंह की नाराजगी, भले ही वो ये कह रहे हो कि वो पार्टी के साथ है, लेकिन दिल तो टूटा है सर। ना ना ना, बैठ के फैसला हुआ है, हाईकमांड ने फैसला किया, इसमें किसी का कोई दिल नहीं। उनको मिल जाती मैं उनका साथ देता, किसी और को मिल जाती दोनों मिलकर और का साथ देते। ये तो अब बीजेपी वालों के पास कुछ बचा ही नहीं। आप एक बात देखिए, हमारे नेता तो कहते हैं कि हम जैसे
किरण चौधरी ने कहा कि मैं दान सिंह की मदद करूंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं मैं हमारा कैंडिडेट है जयप्रकाश, उसकी मदद करूंगा। मैं कहता हूं जिस दिन से विज साहब अलग हुए हैं उन्होंने कहा कि मैं मेरे इलाके से बाहर, बल्कि पत्रकारों ने पूछा कि आप करनाल में प्रचार करोगे, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वो धोखेबाज लोग हैं, उन्होंने मुझे विश्वास में नहीं लिया। लेकिन ये एकजुटता की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें तो हमने जींद उपचुनाव के दौरान भी देखने को मिली थी, जब एक ही गाड़ी में हुड्डा साहब भी थे, कुमारी शैलजा भी थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी थे, और उसके बाद जो जींद बाई इलेक्शन का चुनाव परिणाम निकल कर सामने आया, एकजुटता की हकीकत सामने आ गई। एकजुट तो थे ही, मैं तो कांग्रेस में नहीं था, खैर मैं तो इंडिपेंडेंट एमएलए था, लेकिन एकजुट थे। अब लोग वोट नहीं दे तो क्या करें, क्या शैलजा करेगी, क्या हुड्डा साहब करेंगे, क्या रणदीप करेगा, नहीं वोट दिए। ये मोदी की गारंटी और राहुल गांधी की गारंटी किसकी ज्यादा चलेगी? राहुल गांधी की। लोगों ने राहुल गांधी जी पे विश्वास है, मोदी जी पे कोई विश्वास नहीं है। मोदी जी पे क्या विश्वास होगा? मोदी जी राष्ट्रीयता की बात कहते हैं, मोदी जी देश की बात कहते हैं। पुलवामा का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं उस वक्त विधायक था जब ये सूचना आई कि हमारे 35-36 जवान शहीद हो गए, बाहर से वो आया गोला बारूद, और मैं एमएलए था, उस वक्त चर्चा हुई। अब 3 दिन के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक की, बड़ा ड्रामा, बलंडर रच दिया, पूरे देश में बवंडर हो गया। मोदी जी की जय हो, मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने असेंबली में कहा था, माँ हमारे गांव देहात में कहावत है कि ये लड़का इतना होशियार से जोड़ में छलांग लगा करके सुक्का आ सकता है। कभी सदन के लोगों, मोदी जी ने ऐसा काम तो नहीं कहीं गड़बड़ में कर किया, आज जनता के सामने है। पुलवामा हुए 5 साल से ज्यादा हो गए, आज तक जांच नहीं खुली, आज तक किसी को दोषी नहीं ठहराया गया, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। जिस डीएसपी को गिरफ्तार किया था उसको बाहर ला करके एसपी बना दिया। तो मैं जनता को एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो पार्टी हमारे सैनिकों की शहादत के ऊपर राजनीति करने का प्रयास करे उसको लोगों सबक सिखा दो। लोकसभा का चुनाव है और विकास का जिक्र ना हो ये संभव नहीं है। हिसार लोकसभा क्षेत्र के विकास की अगर कहानी को मैं समझने की कोशिश करूं तो बीते 10 सालों में किस तरीके से आप इस इलाके के विकास को देखते हैं, ये सवाल आपके सामने इसलिए है क्योंकि दशकों से आप लोकसभा का चुनाव इस इलाके से लड़ते रहे हैं। मैं तो एक ही लाइन में आपका जवाब देता हूँ। मनोहर लाल जी ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कोई थर्मल प्लांट नहीं लगाया, कोई हाइडल प्रोजेक्ट नहीं लगाया। हिसार में हुड्डा साहब ने एक यूनिवर्सिटी कंप्लीट बनाई, जीजेयू डी ग्रुप में थी, ए ग्रुप में लाए, और एचएयू को जो हमारी पूरी विश्व में नाम रोशन करवाया, 100 करोड़ रुपए की ग्रांट एकदम दिए। पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाए, सब डिवीज़न बनाए, तहसील बनाई, सरकारी कॉलेज बनाए, IIM बनाई, IIT बनाई। हिसार हांसी रोहतक रेलवे लाइन को जोड़ा, हिसार के चारों तरफ एक्सप्रेस हाईवे बनाया, हिसार को काउंटर मैग्नेट टाउन बनवाने का काम मैं मेंबर पार्लियामेंट था और चौधरी भूपेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे। हमने इतने काम किए। रणजीत सिंह ये तो बता दो कोई खंबा भी गुड़वाया हो, कनेक्शन देना तो दूर रहा, हाई काम कराया रणजीत सिंह ने। बिजली बोर्ड के लोग ऐसे जाते हैं गरीब लोगों के घरों में जैसे एक पहले जमाने में डकैत आके बढ़ जा कर दे, आगे रहा सारी रात नहीं हो रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी क्या भविष्य देखते हैं? कोई भविष्य नहीं, ये लोगों ने रिजेक्ट कर दिए। लोगों ने दरअसल ये मान लिया कि भाई इनकी तो किसी न किसी बंटवारे की लड़ाई है, परिवार की लड़ाई है, इसको राजनीति में इस्तेमाल हम नहीं होंगे। अभय सिंह चौटाला बार बार दुष्यंत चौटाला के भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं, नायब सिंह सैनी भ्रष्टाचार की जांच का जिक्र भी करते हैं, लेकिन ना वो कोई जांच ऐसी कभी शुरू होती हुई नजर आ रही है और ना इस तरह का कहीं कोई आदेश है। कैसे करेंगे? इकट्ठे थे। मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, भ्रष्टाचार तो इकट्ठा ही करते थे। तो इसलिए उनके खिलाफ जांच होगी तो मनोहर लाल जी तो शिकंजे में फंसेंगे, और मनोहर लाल जी शिकंजे में फंसेंगे तो नायब सैनी भी मंत्री थे, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर अगर कोई गलत काम करता है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कैबिनेट की होती है, अकेला मिनिस्टर दोषी नहीं होता, कैबिनेट दोषी होती है। अब अगर मैं ये सवाल करूं कि जेपी अगर संसद तक पहुंच जाए, यानी हिसार लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स आपको चुनकर दिल्ली तक भेज दें, हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ विजन आपके पास है? क्या कुछ इस इलाके में आप बदलना चाहते हैं? सबसे पहले
तो इन्होंने जो बेईमाना किया आदमपुर बाई इलेक्शन में कि 5 गाँव को मालिकाना हक हम देंगे, इतना भारी भरकम उसका मूल्य निर्धारित कर दिया कि गरीब आदमी भर नहीं सकता। जैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम 1 रुपया लेकर के बिना किसी शुल्क के उनको मालिकाना हक देंगे। दूसरा, यहाँ के बच्चे रोजगार हासिल करने के लिए विदेशों में जाते हैं, हम उनको रोजगार की व्यवस्था कौशल रोजगार निगम से नहीं, परमानेंट स्थायी तौर पे देंगे। हमारे नेताओं ने, माननीय राहुल गांधी जी की गारंटी है जिस तरीके की है कि हम जो अग्निवीर योजना है उसको हम बंद कर देंगे और पुरानी पद्धति या प्रथा फिर लागू कर देंगे। ये संगठन का जिक्र भारतीय जनता पार्टी खूब करती है। वो ये कहते हैं कि जिला अध्यक्ष तो कांग्रेस पार्टी कभी बना नहीं पाई और टिकटों की ऐलान में किस तरीके से देरी यहाँ पर देखने को मिली। तो ऐसे में संगठन को लेकर सबसे बड़ा जो अटैक है वो कांग्रेस पार्टी पर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि संगठन नाम की चीज़ नहीं है, उम्मीदवार तो ले आए। अब इन बेचारों ने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सामने में जो अंधा हो जाता है उसको हरा हरा दिखाई देता है। संगठन भाजपा में नहीं है, उनके तो पन्ना प्रमुख तो मेरे साथ आ लिए सारे। बीजेपी में तो बचे ही कुछ नहीं। बीजेपी में तो कमल गुप्ता जी बच रहे हैं, उनके नीचे कोई आदमी नहीं। बीजेपी में 2-4 यहाँ और बच रहे हैं। बीजेपी तो है ही नहीं। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में बीजेपी कुछ नहीं है। बिना खर्ची और बिना पर्ची की सरकार, इतने युवाओं को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी मंत्री की पर्ची के, बिना किसी पैसे के रोजगार मिल गया। आपको भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छी बात नजर नहीं आती? नहीं, कोई बात अच्छी नहीं है। समाज को तोड़ दिया मजहब के नाम से, धर्म के नाम से, जात के नाम से, क्षेत्रवाद के नाम से। मैं कहता हूं कि जितना जल्दी इनका सफाया हो उतना ही जरूरी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर डकैती डाल दी गई है। हर चीज़ के ऊपर कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। और ये कह रहे पर्ची खर्ची। ये में एक बात देखो आप, पिछले दिनों कितने पर्चे दर्ज हुए हैं कि फला नौकरी में फला आदमी ने मेरे से पैसे लिए, नौकरी मिली नहीं, पैसे खा गया है। कितने पर्चे दर्ज हो रहे हैं। पैसा तो या नौकरियां ऐसे बिकती हैं जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है। भ्रष्टाचार का बुरा हाल है। इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी HPSC, इनके कलरक SSC के जेलों में पड़े रहे। तो आज भी अगर ये कहें चोर कौन होता है जो पहाड़ पे जावे, पैसे तो इनके राज में पकड़े गए हैं। चलिए, मैं किसानों का जिक्र यहाँ पर कर लेता हूँ। किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है और सरकार के लोग ये कहते हैं कि ये किसान नहीं है। अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं जो तमाशा करने के लिए, हमारा चुनाव खराब करने के लिए सामने आ जाते हैं, झंडे लगाकर किसान के और नारेबाजी करते हैं, उन्हें प्रचार करने से रोकते हैं। दरअसल बदमाशी ये लोग कर रहे हैं। तो क्या नज़र आता है आपको? वाकई चुनावी मैदान में, चुनावी जहाँ प्रचार प्रसार का, अपनी बात को रखने का लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, लेकिन ये गुंडागर्दी आखिर क्यों? देखिए, गुंडागर्दी मैं इसको नहीं कहूँगा, ये उनके एक न्याय की बात है। आपको याद होगा जब किसान पिपड़ी क्रॉस करके दिल्ली जा रहे थे, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, 730 किसान शहीद हुए। उस वक्त किसान ये कहते थे कि अब तो तुम मरवा लो, जब चुनाव आएगा तुम आके देखना हमारे पास। किसान तो ये कह रहे भाई आप कहाँ थे रणजीत सिंह जी जब किसान मर रहे थे? तो विरोध किस बात का है? विरोध इस बात का है, आज रणजीत सिंह हो, आज धर्मवीर सिंह हो, आज मनोहर लाल जी, जितने के उम्मीदवार हैं, किसी के हाथ चेक कर लो, सब पे किसानों के खून के धब्बे जमे पड़े हैं। इनको कौन माफ़ करेगा? नाम मारा ले में। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि इससे तो हमने सबक मिल गया। किसान अन्नदाता है, मजदूर देश का निर्माता है। अगर किसान मजदूर के साथ कोई भी बेईमाना करेगा, न्याय करेगा, उसका यही हर्ष हो। रणजीत चौटाला को उम्मीदवार बनाकर उतारने के साथ ही यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु जो रेस में सबसे आगे निकल चुके थे, अब काफ़ी दूर इस वक्त चुनाव प्रचार से नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी वो पार्टी की निभा रहे हैं। असम में प्रभारी उन्हें लगाया गया, तो असम के चुनाव वो करवा रहे हैं। ये नारनौंद के चुनाव कौन करवाएगा? यही आपने काम की बात कह दी। यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार कहाँ से आए मुझे खुद नहीं पता, और किस बात किसको टिकट दी गई। मंत्रिमंडल में क्या फेल मंत्रिमंडल माना जाता है रणजीत सिंह का। इसकी तो लाइनमैन भी नहीं मानते। आदमपुर में धोखा किया लोगों के साथ। यहाँ मैं रेस्ट हाउस में देखता था,
बिजली पंचायत बुलाते थे, लोग लड़के जाते थे कि तुम क्यों लाखों रुपए हर महीने खर्च करते हो, आपकी चलती बलती है नहीं, आपकी कोई सुनता नहीं है। क्योंकि मैंने ये सुना है कि इस दाढ़ में काढ़ा था, तो जब दाढ़ में काढ़ा था और टिकट दे करके दाढ़ी काढ़ी कर दी, तो गुस्सा अभिमन्यु में वाजिब है और दूसरे भाजपा के कई नेता चाहते थे, तो इसमें क्या गलत उनका मैं नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी में सीएम की रेस तो खूब चलती है, आप भी इसी बात को स्वीकार करेंगे। अब ये सीएम की रेस कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं, रेस ही नहीं है। अब तो सवाल पार्लियामेंट का, असेंबली का कहीं है ही नहीं। आपको कोई नेता ये असेंबली की बात करता मिल जाए मुझे बता दो। असेंबली आएगी तब असेंबली की बात आएगी। और इन टिकटों ने तो ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस में टिकट मेरिट पे मिलती है। बीजेपी की तरह माथा देख के टिक्का नहीं लगता, बीजेपी में माथा टेक के टिक्का नहीं लगता। कहाँ जाएंगे सरसा के बीजेपी के कार्यकर्ता, कहाँ जाएंगे हिसार के बीजेपी के नेता, ऐसे लोगों को ला करके पैराट्रूपर्स को ठोक दिया। तो स्वाभाविक है, गुस्सा तो है इनकी पार्टी के नेताओं में, और मेरे नाम ले मारा। ये भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो पार्टी है और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन सरकार की तरफ से दिया गया, तो सुशासन में ये पोर्टल अगर व्यवस्था लागू कर दी गई, चेहरा देखकर तिलक नहीं लगाना है, कंप्यूटर ये तय करेगा, जो नियम है वो पूरे करें, तो इसमें इन पोर्टल व्यवस्था को लेकर आप इतने ज़्यादा विरोध के सुर अलापते क्यों नजर आते हैं? ये सुशासन नहीं है, कुशासन है, कुशासन, निकम्मा शासन। यानी कि यार हमारे संविधान को बदल दिया। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, सिविल सर्विसेज के लोग थे, उनकी जगह सुशासन सहयोगी ले आए और उनको वही फैसिलिटीज दी जा रही हैं जो एक डीसी और एसपी को दी जाती है। तो सरकार आते मैं इसकी जांच भी करवाऊंगा, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्वालिफाइड हैं, करोड़ों रुपया हरियाणा के खजाने से लेके चले गए, इनको कौन जाने देगा। ये एमएसपी पर कानून बनाने की बात तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह दी गई। अब ये जो गुस्से में किसान हैं, आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं? नहीं, फायदा हमारे लिए नहीं, उनके लिए नहीं है। किसान इसीलिए गुस्से में, किसान के साथ धोखा हो गया, तो धोखा किसी के साथ होगा तो उसमें गुस्सा स्वाभाविक है। अब मुझे ये बताइए कि अभी जो हालात इस वक्त हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, 10 की 10 का दावा तो बीजेपी कर रही है, आप कितनी का दावा करेंगे और इस दावे का आधार क्या है? 11, बीजेपी 10 और 11। ये कहाँ से लाएंगे? एक असेंबली करनाल, 11 चुनाव हो रहे हैं। मैं कहता हूँ ये तो झूठे साबित हो चुके हैं बीजेपी के लोग। लोगों ने हमारी बात के ऊपर विश्वास है, राहुल जी की बात के ऊपर विश्वास है, हुड्डा जी की प्रदेश की जनता में पूरा विश्वास है। बेहद संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, 11वीं सीट का आपने जिक्र कर दिया, करनाल विधानसभा, क्या हालात वहाँ पर नजर आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत बुरा हाल है, मुख्यमंत्री का और पुराने मुख्यमंत्री का बहुत बुरा हाल है। चलिए, साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश लगातार कांग्रेस पार्टी की नीतियों को वोटर्स के बीच लेकर जा रहे हैं। लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर राहुल गांधी की गारंटी भारी पड़ेगी और हरियाणा प्रदेश की सरकार की खामियों को भी वो खूब गिनवा रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार।